तो भारत की न्यायपालिका की अगर बात करें तो भारत के अंदर जो व्यवस्था है, ठीक है ना, भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है? संघात्मक है। कैसी है? संघात्मक है। और संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता ये होती है कि राज्य और केंद्र, ठीक है ना, दोनों के लिए क्या हो? अलग अलग न्याय प्रणाली होती है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट अलग होता है, राज्य के जो कोर्ट होते हैं वो अलग होते हैं। यानी कि राज्य का जो कोर्ट है उसके अंदर कोई केस जाता है तो उसके लिए अगर वहाँ अपने संतुष्ट नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है ना, संघात्मक शासन प्रणाली में। लेकिन भारत में ये प्रणाली होने के बाद भी अगर न्याय की बात करें तो भारत की जो न्याय प्रणाली है वो कैसी है? एकीकृत है। कैसी है? एकीकृत न्याय प्रणाली है। तो इसका मतलब एकीकृत न्याय प्रणाली किसका लक्षण है? एकात्मक का लक्षण है। एकात्मक का लक्षण है। तो भारतीय न्याय प्रणाली कैसी है? एकीकृत न्याय प्रणाली। एकीकृत न्याय प्रणाली का मतलब है हमारे भारतीय संविधान में जो न्याय व्यवस्था है उसको एकीकृत किया गया, यानी कि एकल न्यायपालिका है। जो सबसे ऊपर है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या है? हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट के अंडर में अन्य अधीन सत्य न्यायालय सारे। तो न्याय प्रणाली है वो अपने आप में एक पूरी एकीकृत है और अलग है, ठीक है। इसलिए जो हमारी जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत हमारे जो कानून बनते हैं, कानून बनाने के जो कार्य है वो क्या है? संसद का है, ठीक है ना। और संसद कानून बनाती है, ठीक है। और उस कानून को ऊपर न्याय कौन प्रदान करती है? न्याय प्रणाली न्याय प्रदान करती है। तो हमारी न्याय प्रणाली पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है। अब अपने भारतीय जो न्याय प्रणाली है उसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं कि भारतीय न्याय प्रणाली में क्या क्या व्यवस्था की गई है। तो संवैधानिक दृष्टि से देखें तो भारतीय संविधान का जो भाग है, संविधान का भाग कौन सा है? 5। भाग कौन सा है? 5। संविधान का भाग 5। और अगर अध्याय की बात करें तो इसके अंदर अध्याय है 4 नंबर, ठीक है ना। 4 नंबर अध्याय में अनुच्छेद हैं वो 124 से लेके 147 तक किसकी व्यवस्था रहती है? न्याय प्रणाली की व्यवस्था रहती है। न्याय प्रणाली की व्यवस्था रहती है। तो भारतीय संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक। संविधान के जो भाग 5 है उसके अंदर 5 अध्याय दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो चौथा अध्याय है वो किसके बारे में बताता है? न्याय प्रणाली के बारे में बताया भैया। भारत की न्याय प्रणाली है वो किस तरह होगी, किस तरह उसका गठन होगा, वो सारी व्यवस्था उसके अंतर्गत आती है। तो आज का जो हमारा विषय है भारत की जो न्याय प्रणाली है वो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत। अब अपने देख लेते हैं भारतीय न्याय प्रणाली को किस तरह से प्रसारित किया गया है, किस तरह से मतलब उसका विभाजन किया गया है। तो न्याय प्रणाली में सबसे ऊपर होता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो ये ना भारतीय न्याय प्रणाली का सबसे बड़ा भाग है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर आप कहीं नहीं जा सकते, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के अंडर में क्या रहते हैं? उच्च न्यायालय रहते हैं। क्या रहते हैं? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट है वो प्रत्येक राज्य में हो सकता है, ठीक है ना। या दो से अधिक राज्यों में एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हर राज्य में एक ही हाई कोर्ट हो, नहीं, 2-3 राज्यों का मिला के भी एक हाई कोर्ट से काम चलाया जा सकता है। तो वो सारी व्यवस्था अपने इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अब जो उच्च न्यायालय इसके अधीन सत्य क्या होता है कि इसका जो कार्य प्रणाली है उसको अपने 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। इसके अंडर में जितने कोर्ट आते हैं उसको हम क्या है आसानी, मतलब हमारे जो पढ़ने का जो तरीका है वो आसान हो जाए इसलिए अपने इसको 3 भागों में तोड़ लेते हैं। उसमें से पहला आता है महानगरीय। महानगरीय न्यायिक व्यवस्था, ठीक है ना। महानगरीय
न्यायिक व्यवस्था। इसके अंतर्गत आते हैं अधीन सत्र न्यायालय। अधीन सत्र न्यायालय कौन से अधीन सत्र न्यायालय? जो बड़े बड़े नगरों में बने हुए हैं, ठीक है ना। और दूसरा इसका भाग आता है कौन सा? जिला सत्र के न्यायालय। कौन से आते हैं? जिला सत्र के न्यायालय। तो दूसरे प्रकार से कौन से आते हैं? जो जिला स्तर पर अधीन सत्र न्यायालय बने हुए हैं जितने भी, ठीक है ना, जिला स्तर पर अधीन सत्र न्यायालय बने हैं वो भी किसके अंडर में आएंगे? हाई कोर्ट के अंडर में आएंगे। बड़े बड़े नगरों में जितने अधीन सत्र न्यायालय बने हैं वो भी किसके अंतर्गत आएंगे? हाई कोर्ट के अंडर में आएंगे। तीसरा जो है वो है क्या है? विशेष न्यायाधिकरण बने हुए, कुछ विशेष न्याय अधिकरण। तो विशेष न्यायाधिकरण के अंतर्गत बात करें तो कुछ ऐसी संस्थाएं बनी हैं, जैसे मान लो कि उपभोक्ता से संबंधित कोई विवाद है तो उसका एक अलग कोर्ट बनता है, ठीक है ना, उस कोर्ट में अपने जाते हैं। इसी तरह जैसे मान लो एक हरित न्याय प्राधिकरण बना हुआ है, ठीक है ना, जो मतलब है पर्यावरण से जुड़ी हुई घटना पे मतलब है विचार करता है। तो इस तरह से विशेष न्यायाधिकरण भी बने हुए हैं। तो ये सारे के सारे किसके अंडर में आते हैं? हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। हाई कोर्ट किसके अंडर में आता है? सुप्रीम कोर्ट की। तो प्रणाली इसको मतलब एक तरह से व्याख्यात किया गया है, ये एकल प्रणाली। एकल प्रणाली मतलब भारत की जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका उससे ये पृथक है अपने आप में, ठीक। तो इसके अंतर्गत क्या दो तरह के मामले होते हैं, ठीक है। मामले किस तरह के होते हैं? दो तरह के। एक तो होता है दीवानी मामला, एक होता है फौजदारी मामला। तो इसके अंतर्गत दो मामले आते हैं, एक तो दीवानी और दूसरा फौजदारी। तो फौजदारी मामले कौन से होंगे, दीवानी मामले कौन से होंगे, ये भी अपने को थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। दीवानी मामले वो होते हैं जो जमीन जायदाद से जुड़े होते हैं, ठीक है ना, यानी जमीन जायदाद या संपत्ति से जुड़े विवाद होते हैं, वो कौन से मामले होते हैं? दीवानी मामले होते हैं, ठीक है ना। और जितने लड़ाई झगड़े के केस होते हैं, ठीक है ना, मर्डर के और जो भी केस होते हैं वो कौन से होते हैं? फौजदारी मामले होते हैं। तो दो तरह के मामले इस महानगर वाले जो अधीन सत्र जो कोर्ट रहेंगे उनके अधीन ये आते हैं। इसी तरह जिले वाले में आते हैं, ठीक है ना। इसी तरह के आते हैं जिला वाले जो स्थानीय न्यायालय हैं उसके अंतर्गत आते हैं। तो उसमें अपने क्या है, दो तरह के मामले आएंगे, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। एक तो आएगा कौन सा? दीवानी मामले, ठीक है। एक क्या आएगा? फौजदारी मामले। एक तो आएगा कौन सा? दीवानी मामले, दूसरा आएगा फौजदारी मामले। जो दीवानी मामले आएंगे, ठीक है ना, वो जिला न्यायालय के अंतर्गत आएगा। उस जिला न्यायालय के नीचे एक उप न्यायालय होगा, ठीक है ना, फिर उस उप न्यायालय के नीचे एक कनिष्ठ न्यायालय होगा। लेकिन जो फौजदारी मामला होता है उसके अंतर्गत जो न्यायालय आते हैं उसको सत्र न्यायालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्र न्यायालय। सत्र न्यायालय। तो यानी कि लड़ाई झगड़े वाले जो मामले होते हैं तो उनको सत्र न्यायालय बोलते हैं, और जो उनके होते हैं उनको अपने जिला न्यायालय बोल देते हैं। सत्र न्यायालय के नीचे होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मजिस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? मजिस्ट्रेट, यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट। न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो ये कुछ व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। तो ये अपने इस चीज़ को मतलब मोटा मोटा समझना है ताकि अपने ये चीज़ें समझ में आती रहे। तो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, ठीक है ना। हाई कोर्ट है उसके अंडर में तीन तरह के मतलब न्यायालय आते हैं। एक तो वो न्यायालय जो महानगरों में बने हुए हैं, ठीक है ना, महानगरों के अधीन सत्र न्यायालय, जिसके अंदर दो तरह के वाद होते हैं। एक तो आते हैं दीवानी मामले, ठीक है ना, एक आते हैं फौजदारी मामले, ठीक है। एक होते हैं जिला सत्र के न्यायालय, उसके अंदर भी दो तरह के केस आते हैं, एक तो दीवानी केस आते हैं, एक फौजदारी मामले आते हैं। तो दीवानी केस आते हैं वो मतलब जिला सत्र के न्यायालय होते हैं, ये भी जिला सत्र के ही है। लेकिन फौजदारी मामले वाले न्यायालय होते हैं उनको सत्र न्यायालय बोलते हैं अपने, ठीक है ना। सत्र न्यायालय के जो नीचे होता है उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट बोलते हैं, जो ब्लॉक सत्र पे होती है, ठीक है। और सत्र न्यायालय होता है जिला सत्र पे होता है। समझ में आ गई बात। और विशेषीकृत जो न्याय अधिकरण है इसके अंदर जो विशेष प्रकार के केस होते हैं उनकी सुनवाई होती है। तो उसके अंदर अगर अपने बात करें तो अगर जैसे आगे अपने प्रशासनिक न्यायिक प्राधिकरण,
यानी कि कोई प्रशासन से जुड़ा हुआ केस है, मान लो जैसे किसी आदमी को ट्रैप कर लिया रिश्वत लेते हुए, उसका केस चलेगा तो वो अलग कोर्ट में चलेगा, ठीक है ना। उस कोर्ट को क्या बोलते हैं, ये विशेष प्रकार के न्याय अधिकरण होते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें एक आता है क्या, प्रशासनिक न्यायिक प्राधिकरण है। इसी तरह से इसमें एक आता है आयकर से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। अगर कोई टैक्स नहीं देता उस पर कोई केस चलेगा तो वो क्या आएगा, आयकर न्यायिक प्राधिकरण, ठीक है। ये भी इसका एक प्रकार है। इसी तरह आता है वाहन दुर्घटना। वाहन दुर्घटना का कोई केस चलता है, जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का फ्रैक्चर हो गया, वो आदमी उसके ऊपर केस कर देता है, ठीक है ना। तो केस कर देता है तो फिर मामला कोर्ट में तो जाता ही होगा, तो मामला कोर्ट में जाता है तो ये एक तरह की कहाँ जाते हैं, मामले न्याय अधिकरण में जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाहन दुर्घटना से संबंधित भी न्याय अधिकरण होता है। इसी तरह आपके जो एक होता है हरित न्याय प्राधिकरण, ये नया गण अपने बनाया गया है, तो इसके अंतर्गत है पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों पर सुनवाई होती है। तो इस तरह इसकी व्याख्या है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट की। तो अब अपने पहले पढ़ेंगे क्या, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ, उसके कार्य, उसके अंतर्गत क्या क्या काम आते हैं, क्या इसकी अंदर व्यवस्था है, कौन मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, कितने न्यायाधीश होंगे, ये सारी व्यवस्था रहेगी। फिर अपने पढ़ेंगे हाई कोर्ट, ठीक है ना, फिर इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा कंप्लीट होते अपनी पूरी भारतीय न्याय प्रणाली कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके अंतर्गत पहला आएगा क्या, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पहला कौन सा आएगा, सुप्रीम कोर्ट। तो उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है भाग 4, ठीक है, अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक। और भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये सीधा सीधा कई बार कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो 28 जनवरी 1950 को हुई थी, क्योंकि आपको पता है 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था, और संविधान लागू होने के 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी। तो ये एक है अपने को मतलब डाटा है जो याद रखना है। तो उसके बाद अगर अपने बात करें सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में, तो अनुच्छेद आता है 124, ठीक है ना, अनुच्छेद 124 अनुच्छेद है, सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बताता है, ठीक है ना। क्या बताता है, उच्चतम न्यायालय के गठन के बारे में। कौन सा अनुच्छेद है, 124। तो इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है वो देखिए। तो जब मूल सुप्रीम कोर्ट बना था, ठीक है ना, जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट बना था तो उसके अंदर ये व्यवस्था थी कि एक तो क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, एक तो क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, प्लस में 7 क्या होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे। समझ में आई बात। एक तो क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, और 7 क्या होंगे, अन्य न्यायाधीश। यानी सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग होंगे, टोटल 8 लोग होंगे। कब, जब पहली बार इसका गठन किया गया था। वर्तमान में ये संख्या कितनी है, 31 है, ठीक है ना। वर्तमान में ये संख्या कितनी है, 31 है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है, ठीक है, पहले 8 थी, आजकल कितनी है, 31 है। तो बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, तो कौन बढ़ाता है,
भी सुप्रीम कोर्ट है उसके जो न्यायाधीशों की संख्या है, उसका जो क्षेत्राधिकार है, ठीक है, उनके वेतन भत्ते हैं, उनके विस्तार का अधिकार किसके पास है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों की संख्या में विस्तार करने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन में आता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास है, ठीक है ना। प्रश्न वो दो ऑप्शन बना सकता है, भारत के राष्ट्रपति के पास है, ठीक है ना। एक ऑप्शन दे सकता है भारत की मंत्रिपरिषद के पास है, एक वो दे सकता है भारत की संसद के पास है। तो किसके पास पावर है ये कि इनके सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी करनी है या इनके वेतन भत्तों में कुछ चेंजिंग करनी है, बढ़ोतरी करनी है। वेतन भत्ते कम तो हो ही नहीं सकते, इनके बढ़ा ही सकते हैं। तो वेतन भत्ते बढ़ाने हैं या फिर इनके सदस्यों की संख्या को कम ज़्यादा करना है, यानी कि परिवर्तन करना है, तो ये शक्ति किसके पास होती है, संसद के पास होती है। संसद ही इसके सदस्यों में परिवर्तन करता है। तो संसद के गठन के अपने बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। गठन की अगर बात करें तो भाग 4 बताता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में संविधान का, और भाग 4 के अंदर जाके घुसते हैं तो अपने उसमें देखते हैं कि भाग 4 का अध्याय कौन सा है, सॉरी भाग 5 है, गलती हो, भाग कौन सा है 5, अध्याय कौन सा है 4 है। अध्याय तो 4 है, भाग कौन सा है 5 नंबर है, जो सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में अपने को बताता है। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों की संख्या कितनी है, 31। जब स्टार्टिंग था उसमें सदस्यों की संख्या थी कितनी थी, हाँ 8। तो ये 2-3 डाटा अभी तक आपके सामने आए हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक है ना, एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बताता है। दूसरी चीज आती है इसके जो न्यायाधीश होंगे, ठीक है ना, न्यायाधीश की योग्यताएं, कौन व्यक्ति इसके अंदर न्यायाधीश बन सकता है, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत बताता है अनुच्छेद 124(3), अनुच्छेद 124(3) क्या बताता है, इसके जो जितने भी इसके अंदर न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनकी योग्यताएं क्या होगी, कौन व्यक्ति इसके अंदर मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बन सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में बात करें तो कुछ बातें तो वो कॉमन ही रहती है कि एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरे को थोड़ी बनाएंगे, भारत का नागरिक होना चाहिए। एक दो महत्वपूर्ण इसकी योग्यता वो क्या है कि उस ऐसा व्यक्ति जिसने सर्वोच्च न्यायालय में, कहाँ सॉरी, ऐसा व्यक्ति जिसने उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक, कितने वर्ष तक है, 5 वर्ष तक है न्यायाधीश के ऊपर कार्य किया हो, न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो। पहली योग्यता क्या हुई कि ऐसा व्यक्ति जो किसी हाई कोर्ट में, यानी कि राज्य के अंदर जो हाई कोर्ट होता है, उस हाई कोर्ट में अपने न्यायाधीश के पद पर रहा होना चाहिए, कम से कम कितने वर्ष तक है, 5 वर्ष तक। पहली योग्यता है। अगर उसके बाद ये कहता है अगर ये योग्यता नहीं होती है, या अगर ये योग्यता नहीं होती है तो ऐसा व्यक्ति जिसने कम से कम हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकालत की हो, क्या, ऐसा व्यक्ति जिसने उच्च न्यायालयों में कितने वर्ष तक है, 10 वर्ष तक क्या की हो, वकालत की हो, यानी कि या तो वो 10 वर्ष तक वकील रहा होना चाहिए हाई कोर्ट में, या फिर वो उच्च न्यायालय में जज रहा होना चाहिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक योग्यता अगर किसी व्यक्ति के पास है और वो भारत का नागरिक है तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति मुख्य अपने सर्वोच्च न्यायालय का क्या बना सकता है, न्यायाधीश बना सकता है। तो योग्यताओं के अंदर अपने क्या पढ़ा, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, मेन योग्यता तो ये 2 हैं, ठीक है ना। पहली योग्यता क्या है कि हाई कोर्ट में कम से कम कितने साल तक न्यायाधीश रहा होना चाहिए, 5 साल तक। दूसरी योग्यता है
अगर ये पूरी नहीं होती है तो वो व्यक्ति कम से कम हाईकोर्ट में 10 साल तक क्या करता हो, वकालत करता हो, यानी कि वकील के रूप में कार्य किया हो। या फिर तीसरी इसकी योग्यता है वो क्या है, या फिर तीसरी योग्यता है कि राष्ट्रपति की नज़र में, राष्ट्रपति की नज़र में अच्छा विधिवेता हो, यानी कि अच्छा कानून का ज्ञाता हो। इन तीनों चारों में से कोई अगर योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अपने सुप्रीम कोर्ट में क्या बना सकता है, न्यायाधीश बना सकता है। ठीक है, तो योग्यता अनुच्छेद 124(3) में वर्णित है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आता है योग्यता पे कई बार पेपर में। तो अनुच्छेद 124(3) के अंदर योग्यता दी है। अगर अनुच्छेद 124(2) को देखें, ठीक है ना, अनुच्छेद 124(2) को देखें तो इसमें एक बात कही गई है क्या, कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने से पूर्व मुख्य न्यायाधीश की राय लेगा। ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रपति जब इनकी नियुक्ति करेगा तो उन नियुक्ति से पूर्व किसकी राय लेगा, मुख्य न्यायाधीश की राय लेगा। ठीक है, ये बात कौन से अनुच्छेद में बताई गई है, 124(2) के अंदर बताई गई है। तो योग्यताएं हो गई। उसके बाद आता है न्यायाधीशों को हटाना। क्या, न्यायाधीशों को हटाना। अब देखो भी न्यायाधीशों की नियुक्ति किसने की, राष्ट्रपति ने। तो हटाएगा कौन, कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। देखो नियुक्ति राष्ट्रपति जरूर करता है, लेकिन अब इनको हटाने की प्रक्रिया अलग रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि इसको ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के मन में यार इसको हटा दिया, या मंत्रिपरिषद ने बोला राष्ट्रपति ने इनको हटा दिया, ऐसा नहीं है। अब इनको हटाने की एक ही विधि है कि यदि इन पे कदाचार का आरोप लगता है, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, या फिर इन्होंने किसी विधि का उल्लंघन किया है, या फिर ये संविधान का अतिक्रमण करते हैं, ऐसा कुछ व्यवस्था है, तो इनको हटाने की प्रक्रिया है वो संसद में चलेगी। ठीक है ना, संसद में पारित होने के बाद में इनको उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है ना, और अपनी इच्छा से अगर ये त्याग पत्र दें तो वो बात अलग है। तो इनके हटाने के क्रम में अनुच्छेद 124(4), कौन सा, अनुच्छेद 124(4), ये क्या बताता है कि न्यायाधीशों को किस तरह से हटाया जाना संभव है। ठीक है, तो इनके दो ही आधार है हटाने के। आधार कितने हैं, 2, और दोनों मैंने बता दिए मोटे मोटे। तो पहला क्या है, सिद्ध कदाचार। पहला कौन सा है, सिद्ध कदाचार। इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर आरोप लगता है भ्रष्टाचार का, कदाचार का। ठीक है ना, तो उस आधार पे संसद इनको हटा सकती है। दूसरी इसका जो तरीका हटाने का वो है क्या, अयोग्यता। ठीक है ना, यानी कि असमर्थता। असमर्थता का मतलब है कि न्यायाधीश है वो काम करने में असमर्थ है। ठीक है, या टाइम पे काम नहीं कर रहा है, आ नहीं रहा है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको हटाने की प्रक्रिया चल सकती है, या वो अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे सकता है। अब इसको हटाने की जो प्रक्रिया वो सदन में चलेगी। ठीक है ना, कौन से सदन में, संसद में चलेगी। संसद के अंदर को दोनों सदनों में होती जाएगी ये प्रक्रिया। तो इसका जो हटाने का तरीका है वो 2/3 बहुमत से हटाते हैं इनको। कौन से, किस तरीके से, 2/3 बहुमत से। हटाने का तरीका क्या है, 2/3 बहुमत, यानी कि संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत कितना होना चाहिए, 2/3। 2/3 बहुमत होगा तो यानी कि इनको इनके पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा।
तो इनको हटाने की प्रक्रिया तो संसद में चलेगी और इनको नियुक्ति कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। यानी कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो उसके बाद अगर अपने बात करें न्यायाधीशों की, तो उसके बाद आता है कि इनका कार्यकाल, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट और उच्च जो हाई कोर्ट है उनके न्यायाधीशों का कार्यकाल अलग अलग है, ठीक है। कार्यकाल क्या है? अलग अलग है। अब इनको जो हटाने के जो प्रक्रिया थी उसमें एक चीज़ और नोट कर लो, ठीक है ना। हटाने की प्रक्रिया में कि इनको हटाने का जो विधेयक है, ठीक है ना, प्रपोजल जो है, विधेयक तो नहीं बोल सकते इसको, ठीक है ना, प्रस्ताव भी बोल सकते हैं। अगर प्रस्ताव लोकसभा में आता है, कहाँ आता है? लोकसभा में, तो उस पर कम से कम 100 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। कितने लोगों के? 100 लोगों के। अगर ये प्रस्ताव किस में आता है? राज्यसभा में आता है, तो कितने लोगों का? 50 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसका मतलब 50 लोगों की अनुमति होनी चाहिए, समर्थन में होने चाहिए। और अगर लोकसभा में आते हैं तो कितने समर्थन में होने चाहिए? 100 लोग समर्थन में होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद उस पर बहस चलेगी, वोटिंग होगी, और वोटिंग जैसे ही अगर 2/3 बहुमत आ जाता है तो राष्ट्रपति उसको तुरंत पद से हटा देता है। उसके बाद आता है शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है। शपथ या प्रतिज्ञान यानी कि शपथ ये किसके समक्ष लेते हैं? शपथ किसकी शपथ? न्यायाधीशों की शपथ। तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद आता है 124 6। अनुच्छेद कौन सा है? 124(6) वो शपथ के बारे में बताता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी शपथ लेते हैं पद की, ठीक है ना। एक तो पद की शपथ लेते हैं, एक गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और शपथ का प्रारूप जो है वो 3री अनुसूची में दिया हुआ है, ठीक है ना। संविधान की जो सूची है ना, 3 नंबर सूची में किस चीज़ों की बात की गई है? शपथ पर ही बात की गई है। तो उनका शपथ का जो प्रारूप है वो कहाँ है? संविधान की 3री अनुसूची के अंदर है। और शपथ किसके समक्ष लेते हैं? राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। और राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है, उस व्यक्ति के मतलब समक्ष ये क्या करते हैं? अपने पद की शपथ लेते हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 125, ठीक है। 124 में हमने कितने पढ़े? कर दियो काम।